अस्सलामुअलैकुम। GTV के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ रबाब असद। सबसे पहले सिंध में आला पुलिस हुकाम के उबाड़ों में पेश आए वाक़े के बाद बैठक लग गई। सिंध में कच्चे के इलाकों में डाकू राज बरकरार है। घोटकी के कच्चे में डाकुओं के मुख्तलिफ गैंग पुलिस के खिलाफ एक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पुलिस अफसरान पर हमला खतरनाक डाकू सल्तू शर का बदला है। डाकुओं ने अपना बदला ले लिया। पुलिस हुकाम ने हतमी ऑपरेशन के लिए सर जोड़ लिए। जहां गिर आलम की रिपोर्ट। घोटकी में डाकुओं का राज वसी तर होता जा रहा है। जदीद असलहे से लेस ये डाकू सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल करने लगे। डाकू सोशल मीडिया पर न सिर्फ मगवियों की बाजियाबी का तावान तलब करते हैं बल्कि पुलिस को भी खूब धमकियां देते हैं। साथ में जदीद असलहे की नुमाइश भी होती है। डाकुओं को ये जदीद असलहा कौन फराहम करता है? असलहा भी वो जो पुलिस एहलकारों के वहमो गमान में भी नहीं होता। 4 रोज कबल उबाड़ों से अगवा होने वाले मगवियों की बाजियाबी के लिए किए गए ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के इस जदीद असलहे से DPO उबाड़ों समेत 2 SHOs और 2 एहलकार शहीद हो गए। कुछ दिन पहले उबाड़ों से जो है वो 3 बंदे जो हैं उठाए गए थे। पुलिस ने इस सिलसिले में ऑपरेशन किया था। ये पुलिस ने ऑपरेशन बिल्कुल प्लान किया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हमारा वेपन है वो पुलिस के खिलाफ जो इस्तेमाल हुआ है वो रॉकेट लॉन्चर से इस्तेमाल हुए हैं और 20 से 25 रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल हुए हैं। हमले के बाद वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेकर IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। डाकुओं के खिलाफ अब पुलिस ने हतमी ऑपरेशन की ठानी है। IG सिंध का दौरा भी इसी फैसले की कड़ी है। देखना यह होगा कि ये ऑपरेशन शिकारपुर ऑपरेशन 2 बनेगा या इस बार कच्चे के इलाकों से डाकुओं का बिला तफरीक खात्मा होगा। इसी से जुड़ी खबर दें। घोटकी में 5 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा थाना रोंती में 70 नामजद और 30 नामालूम डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, पुलिस मुकाबले, सरकारी हथियार लूटने समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में बदनाम ज़माना डाकू जानू अंधड़, राहिब शर सनाउल्ला उर्फ सन्नो और रानू शर समेत दीगर 70 मुल्जिमान नामजद हैं। मुकदमे में नामजद मरकजी मुल्जिमान पर करोड़ों रुपए इनाम भी मुकर्रर कर दिया गया है। और वज़ीर आला पुलिस ने घोटकी में भरपूर पुलिस ऑपरेशन की हिदायत की थी। इस पर अमल दरामद नजर आता है। कहां तक पुलिस मुतहर्रिक नजर आती है, KB शेख से जानते हैं। करीम बख्श, बताइएगा कैसा लग रहा है? क्या ऑपरेशन शिकारपुर ऑपरेशन जैसा है या वाक़यतन पुलिस इस मर्तबा डाकुओं का कच्चे के इलाके से मुकम्मल खात्मा कर लेगी? घोटकी के रोशनी के कच्चे के इलाके में गुज़िश्ता रोज जो है 2 SHO और 1 DSP 5 पुलिस एहलकारों को शहीद करने के बाद जो ना वज़ीर आला सिंध और IG सिंध सखर पहुंच करके इसके लाएअमल देखने के पर उनकी ब्रीफिंग ली गई। उसके बाद जो ना वज़ीर आला सिंध ने ये हुकूमत जारी किया है कि उनके जो ना कच्चे के इलाके जहाँ जहाँ डाकू के जो ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाए। आज जो IG सिंध सखर DIG के दफ्तर में एक खुफिया इजलास किया गया है। उसमें ये तय किया गया, जराए से भी मालूम हो रहा है कि जो ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर उसके बाद जो ना जो शहीदों का जो लहू है उनका जो ना बदला लिया जाएगा। इसके बाद जो ना डाकू के ऑपरेशन कुछ रोज में कबल शुरू किया जाएगा। इसी तरह जो ना DIG के जराए से भी ये मालूम हुआ है कि जो डाकू है उनके ऊपर जो ना जो बड़ी रकम भी रखी गई है। जिन डाकुओं के उनकी तस्दीक करके उनको जो ना पकड़े या उसको कत्ल या करके उनको आवाम के सामने ले आया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि डाकुओं में जो खौफ हिरास भी फैला हुआ है और कुछ रोज में जो हिरास भी फैला हुआ है। करीम बख्श घोटकी से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दावा किया है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन पुलिस के पास नहीं है मगर डाकुओं के पास मौजूद है। जो हथियार उनके पास हैं वो यहाँ से नहीं बल्कि बाहर से आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने एतराफ़ किया कि घोटकी ज़िला में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। पुलिस एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं खरीद सकती, लेकिन डाकुओं के पास ये आ गई। तो ये हमने ये सवाल सबने मिलकर उठाना है। मैं हुकूमत में चीफ मिनिस्टर हूँ, ये मेरे ऊपर जरूर एक सवालिया निशान भी इस चीज़ का आ जाता है। क्यों आम हथियार नहीं गुजरता, ये वो हथियार है जो ममनुआ है, जिसका लाइसेंस भी नहीं मिल सकता, जो पुलिस नहीं इस्तेमाल कर सकती। यही तो सवाल मैंने उठाया। जिम्मेदारी हमारी है इसकी भी। दहशतगर्द रहजन जो है उनके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए जरूर हम करेंगे। कवानीन की जहाँ तक बात की, आज मैंने फिर उसको रिव्यू करने के लिए कहा है। कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड इक्विपमेंट खरीदने की रिक्वायरमेंट
रुकावटें हैं। आर्म्स की रुकावटें हैं कि जी एक सर्टन बोर या एक सर्टन कैलिबर से ज्यादा नहीं खरीद सकते, उसको भी हम देख रहे हैं ये कैसे इधर तक पहुंचते हैं। जदीद साख के हथियार जो कि इस मुल्क में भी नहीं बनते, कैसे यहाँ तक पहुंचते हैं। ये जरूर बॉर्डर्स के थ्रू आते हैं, कैसे आते हैं। मैंने खास तौर पे यही टास्क पुलिस को दिया है कि जब तक इनकी रसद नहीं रोकी जाएगी हम कामयाब नहीं होंगे। मसला ये है कि जो मुहाफिज है उसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस है कि जी आप फलाना हथियार नहीं ले सकते, लेकिन जो डाकू है उसको उसकी फ्री रसद होगी। और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन घोटकी में शहीद अहलकारों के वर्सा के पास पहुंच गए। आईजी सिंध ने वर्सा से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्राई बॉर्डर एरिया है, ऑपरेशन कभी रोका नहीं है। जब कोई मालूमात मिलती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। हमने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। आप देखेंगे कि हम डाकुओं के साथ क्या करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिसमें हमारा नुकसान कम हो। हुकूमत ने कच्चे में दरिया पर पुल बनाने का मंसूबा भी बनाया है। ये ट्राई बॉर्डर एरिया है, इसमें उनकी एक्सेसिबिलिटी का इशू है और पुलिस ने पहले भी इसमें एफर्ट किए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें एक स्ट्रेटजी बनाएं और उस स्ट्रेटजी के तहत काम करें। उसमें जितने भी रिसोर्सेज, कल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये एश्योरेंस दी कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी यहाँ पे वो डिपार्टमेंट को जो पुलिस के रेफरेंस से मदद कर सकते हैं उनको डायरेक्शन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और घोटकी में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस अफसरान और अहलकारों के शहीद होने के बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। आईजी सिंध भी जिला घोटकी में ही मौजूद हैं। बड़े ऑपरेशन के लिए सिंध हुकाम ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। मजीद जानेंगे जहांगीर आलम से। जी जहांगीर आलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए घोटकी का इलाका है रौंती, जिसके कच्चे में जो है हफ्ते और इतवार की शब डाकुओं ने जो है वो पुलिस की कायम जो कैंप है वहाँ पर वो हमला कर दिया, जिससे एक डीएसपी, 2 SHO और 2 पुलिस सरकार जो शहीद हो गए थे। ज़रा के मुताबिक 150 के करीब जो डाकू थे उन्होंने कैंप पर हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में खौफ जो है हिरास फैल गया। यहाँ पर मैं आपको यह भी बताऊँ कि जो यहाँ पर जो कच्चे के इलाके में हमले के बाद जो सिंध हुकूमत और जो सिंध पुलिस है उसमें जो है वो खलबली मच गई, जबकि जो यहाँ पर जो पुलिस का जो शहीद हुए थे उनकी मैयतें पुलिस ने अपनी तहल में ले ली और कल उसकी जो है तदफीन कर दी गई। जिसके बाद जो आईजी सिंध ने जो है इस मामले का सख्ती से नोटिस जो है लिया। वज़ीर आला सिंध ने जो नोटिस लिया और आईजी को जो अहकामात जारी किए। कल जो है सखर में जो है आईजी सिंध, वज़ीर सिंध की जो है वो यहाँ पर जो है आला क़यादत उनकी जो बैठक हुई। उसके बाद यहाँ पर जो आईजी सिंध है वो आज यहाँ पर घोटकी पहुँचे हैं और जो शहीद पुलिस एहलकार है उनके वर्सा से जो है वो ताज़ियत की है। यहाँ पर उन्होंने जो है ये कहा है कि बहुत जल्द जो है डाकुओं के खात्मे के लिए जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। जी, और अब आपको बताएं कि उबाड़ों के रोंती कच्चे में 5 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 70 नामजद और 30 नामालूम डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। डाकू जदीद असलहे से लेस होकर सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल करने लगे हैं। मजीद आगाह करेंगे हमारे रिपोर्टर नादिर हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नादिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या जो कल पेश आया था उबाड़ों के कच्चे रोंती में, जिसमें 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए थे, जिसका जो मुकदमा है वो रोंती थानों पर 70 नामजद और 30 नामालूम डाकुओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमे में कत्ल, पुलिस मुकाबला, सरकारी हथियार लूटने समेत दहशतगर्दी के एक्ट लगाए गए हैं। मुकदमा बदनाम जमाना डाकू जानू इंदड़, रायब शर सनाउल्ला और सनू शर, रानो शर समेत 70 मुलजमान को नामजद किया गया है। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजमान जो है करोड़ों रुपए इनामात जो है मुकर्रर किए गए हैं। वादे रहे कि एक हफ्तेवार की दरमियानी सब्र को 150 से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर हमला करके एक डीएसपी पुलिस पार्टी पर हमला करने के बाद डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नादिर हुसैन भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और चूनिया पुलिस ने 3 साला बेटी के कत्ल में मुलव्विस मां को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की लाश सुबह पानी के तालाब से मिली थी। मुलजिमा ने पुलिस को बयान दिया कि चोरों ने बच्ची को तालाब में फेंका। मशकूक हरकत पर पुलिस ने मुलजिमा सायमा को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने वारदात का एतराफ़ कर लिया।
दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। मरी रोड पर एहतजाज के दौरान पीटीआई कारकुनान आपस में उलझ पड़े। फयाजुल हसन चौहान ने मुजाहरे में शरीक कारकुन को थप्पड़ मारा। टायर में पेट्रोल छिड़कते वक्त पेट्रोल कारकुनों पर गिरा, जिससे आग लग सकती थी। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आपको अपना बच्चा समझकर थप्पड़ मारा। कारकुन का कहना था कि नहीं, आपने मुझे प्यार से नहीं, जोर से थप्पड़ मारा। और मानावाला में जीटी रोड पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 24 मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और उधर डिग्री में मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 8 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से नौकोट जाने वाली मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी और शदीद धुंध के बायस हादसे का शिकार हुई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में रूरल हेल्थ सेंटर टंडोजाम मोहम्मद और झुड्डो मुंतकिल कर दिया गया। और कुछ बात करेंगे बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के तकरीबात के हवाले से। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी हैं। तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री शरीक हैं। तारिक अली राना की ये रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब में सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की मजहबी रस्म से शुरू हुआ। दुनिया भर से आने वाले हजारों सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए गए इंतजाम पर भी बहुत खुश हैं। ननकाना साहब आके सानू बहुत वधिया लगा है। गुरु नानक पातशाह ने सानू यह संदेश दिता है वंड छकना किरत करनी और नाम जपना। और सानू इत्थे आण के पाकिस्तान वालों बहुत प्यार मिला है। इत्थों की जो प्रबंधक कमेटी है और गुरपाल सिंह चावला साहब जो उन्होंने वालों सानू बहुत प्यार मिला है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट अच्छा है, लंगर भी अच्छा है, बाकी रहने का अरेंजमेंट भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। सिख यात्री 3 दिन तकरीबात के दौरान मजहबी रसूमात, माथा टेकी, लंगर स्नान और गुरुद्वारों की यात्रा भी करेंगे। बहुत ही वधिया लगा। बहुत ही लोगों ने इत्थों के लोगों ने सानू प्यार किया ते सानू बहुत वधिया लगा। यहाँ आके पहली बार आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का अरेंजमेंट भी अच्छा है, लोग तो बहुत ही प्यार से बोलते हैं यहाँ पे। तकरीबात के आखिरी रोज गुरुद्वारा जन्मस्थान से नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा, जो मुख्तलिफ गुरुद्वारा से होता हुआ गुरुद्वारा क्यारा साहब पर इख्तिताम पजीर होगा। दुनिया भर से ननकाना साहब आए सिख यात्री बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का प्यार देखकर दिल करता है कि इधर ही रह जाएं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात मिलन का जरिया बन गई। जी हाँ, बुरेवाला में बिछड़े बहन भाई 75 साल के बाद मिल गए। मिलन की इस घड़ी में दोनों की आंखें अश्कबार थीं। परवेज तलहा हाशमी रिपोर्ट कर रहे हैं। तकसीम हिंद के वक्त बिछड़ने वाले 7 साल के मोहन सिंह को बुरेवाला के नवाही गांव के नंबरदार ने अपना बेटा बनाकर परवरिश की और उसका नाम बदलकर अब्दुल खालिक रख दिया। अब्दुल खालिक ने अपने बिछड़े हुए खानदान की तलाश के लिए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, तो कनाडा में मुकीम बहन ने बिछड़े भाई को पहचान लिया। अब्दुल खालिक की बहन अपने शौहर बलदेव सिंह बसरा, कजन हरिंदर सिंह के साथ अपने भाई से मिलने के लिए पहुँच गयी। भाई को देखकर 65 साल कुलसूम अख्तर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। बिछड़े बहन भाई गले मिलकर रोते रहे। सारा परिवार असी बहुत खुश हाँ परिवार वालों। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖੇ। ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਪਿਛੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ नहीं है। ये तो वही दिल जान सकता ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਵਿਛੜਿਆ। बुरेवाला के मकीनों ने कनाडा से आए इस खानदान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। और अब बात हो जाए कुछ रंग बदलते मौसम की। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं ने राज जमा लिया है। मुसलसल बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। शदीद सर्दी, शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम, आगाह कीजिए, शहरियों के गर्म कपड़े निकल आए हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में गुज़श्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी से मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो चुका है। अगर बात करूँ वादी लिपा की, तो लिपा वैली के पहाड़ों ने भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। और इसी तरह नीलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी भी हो रही है, जिनमें ताओबा, टकेल, अड़ंकेल और रत्ती गली है। रत्ती गली का मुकाम जो है वो सियाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ
काफ़ी 1 से 2 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। शहरियों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। शहरी मुख्तलिफ खानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पकौड़े जो है वो शहरियों की इस वक्त मनपसंद ग़िज़ा बन चुकी है, क्योंकि पकौड़े जो है वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए एक अहम चीज़ समझी जाती है। अगर बात करूँ इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया SDMA ने जो है वो सियाहों को ये हदायत जारी की है कि वो लैंडस्लाइडिंग वाले सफ़र में जो है वो उससे इज्तनाब करें। साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी, रुख करेंगे स्वात का, जहां बादलों ने डेरे डाल लिए। रिमझिम के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। खूबसूरत मनाजिर से मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं सलाउद्दीन से। जी सलाउद्दीन, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? स्वात में धूप और बादलों की आंख मचौली जारी है। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद जो है स्वात के मौसम में एक बार फिर ठंडक आ चुकी है, और जिसको देखते हुए यहाँ पर लोगों ने भी गर्म मलबूसात और गर्म खानों का जो इस्तेमाल है वो शुरू कर रखा है। आज PDMA की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक कल से स्वात और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। सयाहों के हवाले से मैं बात करूं तो चूँकि स्वात के हालात अब नॉर्मल हो चुके हैं और सयाह जो है वो स्वात आ रहे हैं और वो इस मौसम से जो है वो महसूस हो रहे हैं। सयाहों के लिए भी स्वात का मौसम जो है कि निराला मंजर पेश कर रहा है, और वो जोक तरजुक किस्वादी का रुख करे और यहाँ पर वक्त गुजार के वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी। और उधर तिंगवानी में मौसम सरमा के आते ही मछलियों के बाजार सज गए हैं। तहम मछलियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मछली जैसी नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ होने से महरूम हो गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंगवानी के गांव करमपुर बिजरानी में। सर्द मौसम आते ही मछली के स्टॉल तो सज जाते हैं, लेकिन स्टॉलों पर ख़रीदार ना आने के बायस स्टॉल मालिकान भी शदीद परेशान होते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा रोज़मर्रा कमाने वाले तब मज़दूर लोग भी शदीद परेशान होते हैं। जब हमारी रोज़मर्रा के मज़दूर से बात हुई तो उनका कहना था कि मछली तो खाने के लिए दिल बार बार करता है, लेकिन माली वसाइल ना होने के बाद मछली ख़रीदना एक हमारे लिए ख्वाब बन गए। मज़ीद उनका यह भी कहना था कि सब्ज़ियों के दाम भी अब आसमानों से बातें करने लगे हैं। टमाटर 240 रुपए किलो बिक रहे हैं, उनसे ज़्यादा प्याज बिक रही है 200 तक, आलू बिक रहे हैं 130 तक। तो अब हम मछली कहाँ से ख़रीदें? सब्ज़ी ही लेना एक मसला बन गया है, तो फ़िश लेना भी बड़ा मसला है। इन्होंने वक्त हुकूमत से कहा कि हर वक्त हमें सुहाने ख्वाब तो दिखाए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई महंगाई कम करने के लिए सोचता नहीं। इन्होंने वक्त हुकूमत से अपील की कि फिलफौर महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, ताकि कम से कम हम भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। जी। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले के एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए जाने वाले मियां एहसन का ताल्लुक भी सोहदरा के इलाके से बताया जाता है। हिरासत में लिए जाने वाले नौजवान का नाम मियां एहसन है। एहसन का ताल्लुक भी वजीराबाद के कस्बा सोहदरा से है और एहसन नून लीग के सेक्रेटरी इत्तलात मियां मुद्दसिर नज़ीर का हकीकी भाई भी है। और रावलपिंडी मरी रोड पर इमरान खान पर हमले के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज जारी है। मुश्तइल हुजूम ने रोड ब्लॉक करके टायरों को आग लगा दी है। एहतजाज के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूलों में फंस गए हैं। वालिदैन मुजाहिरीन से पैदल रास्ते के लिए इल्तिजाएं करने लगे हैं, ताहम मुजाहिरीन शहरियों को पैदल चलने की भी इजाज़त देने को तैयार नहीं हैं। और वजीराबाद में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मंगल के रोज से दोबारा शुरू होने जा रहा है। अल्लाह वाला चौक जहां से सफर थमा, वहीं से इमरान खान नए कंटेनर पर दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। मजीद बता रहे हैं अयूब अहमद चौहान। जी अयूब, बताइएगा मार्च जो है वो दोबारा रवाना हो जाएगा मंगल से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह वाला चौक वज़ीराबाद में, और यहाँ जो है कप्तान के कंटेनर पर जब कातिलाना हमला हुआ तो कप्तान ने इसी जगह पर जो है अपना लॉन्ग मार्च, जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है, वो यहीं पर मुलतवी कर दिया। और जब कल जो है इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इसी जगह से सुबह जो है वो लॉन्ग मार्च का स्टार्ट लूँगा, और जो है जो कंटेनर जो तहकीकाती इदारे और जो है एजेंसीज की वजह से क्लियरेंस ना होने की वजह से ये जो है
नया जो कंटेनर लाहौर से चलकर वज़ीराबाद आएगा और वज़ीराबाद पर उस कंटेनर के ऊपर जो है वो सीनियर क़यादत जो है वो लॉन्ग मार्च की वो क़यादत करेगी। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पार्टीज़ राय का ये भी कहना है कि जो ये लॉन्ग मार्च यहाँ वज़ीराबाद से शुरू होकर सियालकोट की तरफ भी जाएगा और सियालकोट से फिर वापस वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से जो है वो GT रोड से होता हुआ इस्लामाबाद अपनी मंजिल की तरफ चला जाएगा। जी, कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। कराची में माहौल दोस्त जदीद इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं जो जल्द ही कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। बिजली पर चलने वाली इन बसों का किराया भी कम होगा और शहरियों को मयारी सहूलत भी मुयसर आ सकेगी। ऐसी ही एक बस में GTV के नुमाइंदे खावर हुसैन मौजूद हैं जो बस की खुसूसियात के बारे में बताएंगे। जी खावर, बताइएगा क्या क्या खुसूसियात हैं इस बस में? जी, कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी है। ये जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स बसें कराची पहुंच चुकी हैं और अब ये कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। माहौल दोस्त ये बसेस हैं। इस वक्त ये बस स्टार्ट है लेकिन देखें कोई आवाज़ नहीं है इसकी और कोई धुआं नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। माहौल दोस्त बसें हैं और आरामदेह सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी कराची में जो ग्रीन लाइन बसेस आई हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस के तहत बसेस चलाई गई हैं और अब ये जो नई जदीद बसेस आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बसें हैं, इसमें आरामदेह सफ़र किया जा सकता है। सीट टू सीट आप बैठ के और उसके बाद जो लोग खड़े होकर सफ़र करेंगे उनके लिए भी आसानी के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। माजूर अफराद के लिए भी मखसूस जगह जो है वो बनाई गई है। काफ़ी कुशादा और बेहतरीन बस है। सबसे बढ़कर इसका ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बस है तो उसकी वजह से एक तो इसका किराया भी कम होगा और दूसरा ये कि माहौल दोस्त होगी, ना तो इसका शोर है और ना ही धुआं है जिससे माहौल में आलूदगी पैदा होती है। और अब आपको बताएं कि नवाबशाह में डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। एहतजाज के 25वें रोज़ भी OPDs के बायकॉट के सबब सैकड़ों ऑपरेशंस मुलतवी हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इरफान अरशद से। जी इरफान अरशद, बताइएगा शदीद मुश्किलात का सामना है मरीजों को? जी, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स का जो है हेल्थ अलाउंस और दूसरे मुतालबात के हक में जो है 25वें दिन भी एहतजाज जारी है। मैं आपको बता चलूँ कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, OPD का बाइकआउट किया गया है और जो है प्रेस क्लब के सामने जो है सरापा एहतजाज है। ऐसे ही हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, मजहर अली अब्बासी साहब। आइए उनसे इस हवाले से जानते हैं कि 25वां दिन हो गया है तो उनके मुतालबात की मंजूरी क्यों नहीं हो रही। ये जो हमारा 25वां दिन है जो एहतजाज चल रहा है उसमें हमारा अपना रिस्क अलाउंस है और हेल्थ अपना हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है, टाइम स्केल है और उसमें नर्सेज के मुतालबात हैं, डॉक्टर्स के मुतालबात हैं। हमारे मेन मुतालबात नहीं माने जा रहे। कल को हमारे को कराची में हमारा धरना है प्रेस क्लब पे। इधर से PMC हॉस्पिटल से बड़े काफिले निकलेंगे और सारे सिंध से उधर काफिले पे कराची में पहुँचेंगे और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कहना है कि 25 दिन हो चुके हैं। हुकूमत सिंध जो है और हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर अशरफ पेशवा हमारे मुताबिक नहीं मान रहे हैं। अगर हमारे मुताबिक ना माने गए तो हम कराची जो है वहाँ जाकर एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात के हक में जो है वो एहतजाज करते रहेंगे। जी, और सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के सिविल अस्पताल में मरीजों को तिब्बी सहूलियात का मिलना मुश्किल हो गया है। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV के भी शेख से। जी के भी शेख, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, सक्खर सिविल हॉस्पिटल मौजूद है। यहाँ पर जो है सक्खर सिविल हॉस्पिटल का ये बुरा असर लगा हुआ है कि यहाँ पर जो मरीज़ को भी लेकर आ रहे हैं उनकी जो ना स्ट्रेचर की जो टांग टूटी हुई है उसमें जो ना मरीज़ों को लेकर आए, कहीं खुदा न खास्ता स्ट्रेचर पर मरीज़ गिर जाए, शदीद मुश्किलात के दो चार है। इसी तरह सक्खर शहरी भी यही कह रहे हैं कि सक्खर सिविल हॉस्पिटल में मेन स्टोर पर जो ना जो इर्शाद के नाम पर जो है उसको ड्यूटी तैनात की दी गई। उसके बाद जो ना MS ने उसको जो ना लेटर निकाल के दूसरी जगह पर तैनात के लेटर लेकर दिए गए। अदालत को केस भी चल रहे हैं, उसको अदालत को दिखाने के लिए एक लेटर जारी किया था उसको हटाने का, मगर देखा जाए कि अदालत को भी धूल रचा दी है। इसी वजह से MS की नाअहली नज़र आ रही है। उसी करप्ट बंदे को दोबारा उनको जो वहीं पर मेन स्टोर पर तैनात कर दिया है। जी, सैलाब गुजरे 3 माह बाद भी ज़िला नौशेरो फिरोज़ में बहाली के बजाय बदहाली के साए हैं। तहसील मोरों में कौमी शाहराह की बहाली में ठेकेदार ने ही चूना लगा दिया। भारी गाड़ियों के गुजरने से सड़क की सरकारी के चीथड़े उड़ने लगे हैं। मजीद जानेंगे जफर उल हक से। जी जफर उल हक, क्या तफसीलात हैं?
जी हाँ, बिल्कुल गुज़श्ता बारिशों के बाद नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर जो है खस्ता हाली का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे में गड्ढे पड़ चुके थे और आने जाने वाले मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मैं आपको बताता चलूँ कि नेशनल हाईवे की खस्ता सूरत हाल होने के बाद से नेशनल हाईवे पर लूट मार की वारदातें भी बढ़ चुकी थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेशनल हाईवे की तामीर व मरम्मत के लिए टेंडर तो किया गया है, मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ठेकेदार की मिली भगत से जो है नेशनल हाईवे के तामीर और मरम्मत का जो काम है वो नाकस मटीरियल से किया जा रहा है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे दोबारा उखड़ना शुरू हो गया है, जिसके बाद ड्राइवर हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वफाकी हुकूमत समेत सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान और ठेकेदार की मिली भगत के खिलाफ कार्रवाई करके नेशनल हाईवे को दोबारा अच्छे तरीके से तामीर और मरम्मत कराई जाए, ताकि मुसाफिरीन को सफरी सहूलियात में कोई दुश्वारियाँ पेश ना आए। जी, बुलेटिन के आखिर में आपको एक अच्छी खबर दे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने शोहदा की फैमिलीज़, गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों के लिए 500 फ्री घरों का संग बुनियाद रख दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रियासत के इस मुनफरिद प्रोजेक्ट में हुकूमत ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट का 50-50% हिस्सा होगा। कहते हैं मुफ्त रिहायशी कॉलोनियों के साथ LOC पर बसने वालों की हिफाजत के लिए बंकर बनाए जाएंगे और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। रीजनल बुलेटिन से रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।